फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर जो देख रहे थे वो 4th देख रहे थे, भारत में खाद्य सुरक्षा। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। इसके बाद 9th क्लास की जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो ख़त्म हो जाएगी। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, मेनली हम पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में कि एक्चुअल में खाद्य सुरक्षा है क्या, हम किसे कहेंगे खाद्य सुरक्षा, या कौन खाद्य सुरक्षित है। खाद्य सुरक्षित से मतलब होता है आपकी खाने तक पहुंच, आप क्या आप वो चीज़ें, सारी चीज़ें जो आपको नीड है, क्या आप अवेलेबल करवा पा रहे हैं, क्या आप खाद्य सुरक्षित हैं, आप वो चीज़ें अचीव करने में आपको परेशानी तो नहीं हो रही, इजीली अवेलेबल हो पा रही हैं। अगर हो पा रही हैं तो इट मीन्स क्या है, आप खाद्य सुरक्षित हैं। और अगर नहीं है, उन्हें प्राप्त करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप खाद्य सुरक्षित नहीं हैं, या आपकी खाने की पहुंच आपकी सदैव मतलब हमेशा जो है वहाँ तक पहुंच बनी रहे। ऐसा नहीं कि आपको आज खाना मिल रहा है कल नहीं मिल रहा, तो आप खाद्य सुरक्षित नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर में हम खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या है और हम खाद्य सुरक्षित कैसे हो सकते हैं, कौन खाद्य सुरक्षित है और कौन नहीं है, सरकार द्वारा इसके मतलब इसके सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, आपका जो पीडीएस क्या है, आरपीडीएस क्या है, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर है जो लोग एग्ज़ाम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और 9th क्लास के लिए तो है ही। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका अवलोकन देख लेते हैं। अवलोकन, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो अंडरलाइन जरूर कर लें कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है, कि जो लोगों की है वो सदैव भोजन की उपलब्धता हो, मतलब उनको हमेशा भोजन मिले। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन मिले और फिर ना मिले, हमेशा उसकी पहुंच से मतलब है हमें वो चीज़ मिल पाए, हमारी पहुंच वहाँ तक हो, हम मतलब इतने कैपेबल हो कि हम उसे परचेज कर पाएँ, ले पाएँ या उसे प्राप्त कर पाएँ। तो उसके प्राप्त करने का जो सामर्थ्य है उसे ही हम क्या कहेंगे, खाद्य सुरक्षा की। अगर हम ये चीज़ कर पा रहे हैं कि हमें उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य है, हमारी उस तक पहुंच है, और अगर वो उपलब्ध हो रहा है हमेशा हमें खाना, तो हम क्या हैं, खाद्य सुरक्षित हैं। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होता है। कि जब भी अगर अनाज की प्रॉब्लम आएगी, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आएगी या वितरण की प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो कौन होगा, गरीब होगा। क्यों? क्योंकि अमीर तो वैसे भी उसे खरीद लेगा, मतलब अगर महंगा भी हो जाएगा तो भी खरीद लेगा, वो एक्चुअल में उसे मिल तो पा रहा है, ज़्यादा नहीं तो कम वो ले पा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो तो ले ही नहीं पाएगा। खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरों की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। कि एक्चुअल में जो खाद्य सुरक्षा है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हमारी पीडीएस है, जो आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो है, शासकीय सतर्कता है, और आपका जो खाद्य सुरक्षा के खतरों की स्थिति में जो सरकार द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है उस पर डिपेंड करती है। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले जो शुरुआत होगी हमारी इसी बात से होगी कि खाद्य सुरक्षा एक्चुअल में है क्या। ठीक है, जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु की। हम जीवन के लिए खाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे हम सांस लेने के लिए क्या क्या चाहिए होती है हमें, वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है। कि खाद्य सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि आपको इजीली मतलब 2 रोटी मिल पाई बस वही हो गया आपका। तो सिर्फ 2 जून की रोटी पाना ही, 2 जून इसलिए बोला क्योंकि जून में जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत, उसके बाद आपको खाना मिल पाता है। मतलब कह सकते हैं कि गर्मी इतनी या सब कुछ इतना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उस वजह से इसको 2 जून कहा जाता है। तो 2 जून की रोटी मिल जाना ही मतलब सब कुछ नहीं है या खाद्य सुरक्षा नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं, इसके कुछ आयाम हैं। अगर हम खाद्य सुरक्षित हैं, क्यों क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं तब हम खाद्य सुरक्षित हैं, तो इसके आयाम कौन कौन से हैं। तो निम्नलिखित आयाम हैं। जो सबसे पहले हमारा आयाम है वो है
खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात या सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्ष के स्टॉक से है। कि खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य किससे होगा कि देश में जो भी खाद्य उत्पादन है या जो खाने की चीज़ों का प्रोडक्शन है वो, या खाद्य आयात जो अगर हम कोई खाने की चीज़ें मंगवा रहे हैं, या सरकारी अनाजों के जो भंडार हैं उसमें संचित जो पिछले वर्षों के स्टॉक है उससे डिसाइड होगा कि हमारे पास कितना है। दूसरा है पहुंच का अर्थ है कि प्रत्येक जो खाद्य है प्रत्येक व्यक्ति को मिले। यहाँ खाद्य तक पहुंच का मतलब होता है कि खाना हर एक व्यक्ति को अवेलेबल हो पाए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भूखा सो जाए। जैसे आपने देखा होगा फुटपाथ पे लोग कई बार तो उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता, 1 टाइम का ही खाना मिल पाता है, तो वो खाद्य सुरक्षित नहीं है। तो कहने का मतलब है खाद्य की पहुँच का मतलब होता है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। अगला आपका जो पॉइंट है वो है सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। सामर्थ्य से मतलब है हमारी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भोजन की जो हमारी नीड है, आवश्यकताएं, उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन, कि अगर हमें दूध की नीड है तो हम दूध ले पाएँ, अच्छी हेल्दी जो वेजिटेबल वगैरह हमें अगर नीड है हमारी बॉडी को तो हम ले पाए। मतलब वो चीज़ उस तक हमारी पहुंच, जो हमारी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उस तक अगर ये हमारी पहुंच है, मतलब हम उसको खरीद पा रहे हैं, हम इतने कैपेबल हैं, तो ये हमारा क्या है, सामर्थ्य है। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब, अगर हमें ये देखना है कि कोई भी देश खाद्य सुरक्षित है तो वो कब होगा, वो तब होगा, पहला पॉइंट है सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध होगी। जहाँ वहाँ जो लोग हैं उन सभी के लिए खाने की चीज़ें अवेलेबल हों, तब वो खाद्य सुरक्षित होगा। दूसरा पॉइंट है सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, कि जो सब लोग हैं उनके पास गुणवत्ता मतलब अच्छी क्वालिटी का जो खाद्य पदार्थ है वो खरीदने की क्षमता हो, कैपेबिलिटी हो, कि उनके पास इतना धन हो या इतना पैसा हो कि वो खरीद पाएं, और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो। अगला पॉइंट है कि खाद्य की उपलब्धता, की मुझे भोजन इकट्ठा करने में या मुझे भोजन लेने में, खाना लेने में बहुत दिक्कत हो रही है तो मैं खाद्य सुरक्षित नहीं हूँ, मतलब उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हमने देख लिया था कि खाद्य सुरक्षा क्या है। अब देखना है कि जो खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरत है हमें, कि मतलब क्यों हम चाहते हैं कि खाद्य सुरक्षित हों। भाई जो आज का गरीब तबका है उसको इजीली खाना मिल पाए, ऑब्वियस सी बात है। समाज का अधिक गरीब वर्ग जो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के जो खराब होने से पैदा अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा है, तो निर्धनता रेखा के ऊपर के लोग खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मान लो जो गरीब समाज है वो तो खाद्य असुरक्षित है ही, मतलब उसको तो खाद्य की सुरक्षा है ही नहीं, उससे ग्रस्त तो है ही। लेकिन मान लो अगर देश में भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, सुनामी आ जाए या फसल खराब हो जाए, तो उससे जो सिचुएशन पैदा होती है, खराब स्थिति पैदा होती है, अकाल जैसे हालात होते हैं, तो राष्ट्रीय जो आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के जो लोग हैं, जो लोग गरीबी से थोड़े से ऊपर के लोग हैं, वो भी खाद्य सुरक्षा से क्या हो जाएंगे, ग्रस्त हो जाएंगे। हालांकि जो अमीर हैं वो तो इजीली अवेलेबल करवा पाएंगे, मतलब उनके पास तो होगी वो सारी चीज़ें, लेकिन अगर कुछ लोग हैं वो जो निर्धनता रेखा से ऊपर है वो भी खाद्य असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए सुरक्षा ज़रूरी है। यहाँ एक रिपोर्ट है, इसको हम देख लेते हैं। ये जो 1 मिनट 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव उपलब्धता। की अगर हम 1900 दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ देखें, मीनिंग देखें, तो आधारित जो हमारी बेसिक नीड है वो पूरी हो जाए खाद्य पदार्थ की, वो सदैव उपलब्धता ही क्या है, खाद्य सुरक्षित। लेकिन आज इसका क्राइटेरिया बदल चुका है। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया है।
हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। कि हकदारियों का जो मीनिंग है, अभिप्राय है, वो क्या है कि राज्य या कोई सामाजिक रूप से जो उपलब्ध कराई जा रही जो भी अन्य पूर्ति हैं उनके साथ साथ या उन वस्तुओं से उनका उत्पादन या विनिमय जो आदान प्रदान चलता है बाजार में, उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, कि काफ़ी बदलाव आए खाद्य सुरक्षा में। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, इसको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई थी कि व्यक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी ज़रूरतें और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। कि ये तभी पॉसिबल है कि ये जो हमारी आहार संबंधी ज़रूरतें हैं या खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए हमारी पर्याप्त सुरक्षा या पौष्टिक खाद्य सभी लोगों को मिल पाए, उसकी भौतिक पहुंच हो, आर्थिक पहुंच हो, तभी हमें खाद्य सुरक्षित हैं। ये खाद्य एवं कृषि संगठन से लिया गया 1996 का एक पृष्ठ 3 से लिया गया वो है, आपकी रिपोर्ट है। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यकता है। कि अगर हमें खाद्य सुरक्षा तक पहुंच बढ़ानी है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, गरीबी मिटाना, गरीबी का उन्मूलन करना। अगर गरीबी मिट जाएगी तो ऑटोमेटिक ही हम क्या हैं, खाद्य सुरक्षित हो जाएंगे। कुछ लोग तो खाद्य सुरक्षित इसीलिए हैं क्योंकि वो गरीब हैं, निर्धन हैं। अगला हमारा पॉइंट है, किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। कि अगर कोई आपदा आ जाए, कोई आपका प्रॉब्लम आ जाए, या आपके जो सूखा पड़ जाए, आपका जो अकाल पड़ जाए, या फिर आपका जो बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, तो खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, सूखे के कारण क्या है, खाद्यान्न की कुल जो उपज होती है उसमें क्या है, गिरावट आ जाएगी। अगर सूखा पड़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना नहीं हो पाएगा। इससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य की कमी हो जाती है। फिर क्या होगा, उससे जो प्रभावित क्षेत्र होंगे उसमें खाने की चीज़ों की कमी हो जाएगी। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। और अगर मान लो आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो कीमतें बढ़ जाएंगी। जब किसी चीज़ का उत्पादन कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब अगर उत्पादन आपका बढ़ जाता है तो उसकी जो वैल्यू है वो घट जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। कि जो गरीब हैं वो तो ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ खरीद ही नहीं सकते। अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है और उस वजह से अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग वो चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। कि अगर मान लो ये प्रॉब्लम ज़्यादा एरिया में आती है और ज़्यादा टाइम तक बनी रहती है तो हालात कैसे हो जाएंगे, भूखमरी के जैसे हो जाएंगे, लोग भूखे मरने लगेंगे। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है। और जब ये भूखमरी बहुत ज़्यादा हो जाए, व्यापक हो जाए, तो स्थिति कैसे हो जाएंगे, अकाल जैसी हो जाएंगी और लोग क्या हैं, मरने लगेंगे। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। और जब अकाल होता है तो ऑब्वियस सी बात है बड़े पैमाने पर मौतें भी होती हैं। जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से जो रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट होने के कारण होती है। और अकाल अगर पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है भूखमरी के जैसे हालात हो जाएंगे। तो विवश होकर हम क्या करेंगे, गंदा पानी पिएंगे, सड़ी गली चीज़ें खाएंगे, उससे क्या होगा, महामारी फैलेंगी, मतलब बीमारियां फैलेंगी। भूखमरी से कमजोरी होगी, लोगों के जो बॉडी है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी, उसमें भी गिरावट आएगी और उससे क्या होगा, लोग मरेंगे।
ऐसी स्थिति भारत में हुई थी। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। इसको अंडरलाइन कर लेना कि भारत में जो सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था, 1943 में बंगाल का अकाल था और इस अकाल में जो है 30 लाख लोग मारे गए। सोचो उस टाइम की बात है, ये 1943 में आपका जो 30 लाख लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। एक और इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लेते हैं कि बंगाल के अकाल से कौन लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से कि एक्चुअल में क्या हुआ, अकाल पड़ा तो चावल की कीमतें बढ़ गई। उससे क्या हुआ, जो खेती और मजदूर हैं, मछुआरे हैं, परिवहन कर्मी हैं तथा अन्य जो एनिमस श्रमिक हैं वो सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे थे। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रूर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ आपको बंगाल प्रांत में चावल की उपज बता रखी है, इसको आप देख सकते हैं कि किस सन में कितना प्रोडक्शन हुआ था। यहाँ आपको ये भी दिखा रखा है कि निर्यात कितना किया गया था, आयात कितना किया गया था। तो 1938 में जो है 85 लाख टन आपका प्रोडक्शन हुआ था। इसमें ना तो आप सबका मंगवाया गया था, ना ही कहीं बाहर भेजा गया था। 1939 में आपका 79 प्रोडक्शन हुआ था, जिनमें से आपका जो 4 लाख टन जो है बाहर से मंगवाया गया था, आयात किया गया था। 1940 में 82 लाख टन जो है उत्पादन हुआ था। 3 लाख जो टन है वो आयात किया गया था। 1941 में 68 आपका लाख टन प्रोडक्शन हुआ था और आपका 2 लाख टन आपका मंगवाया गया था। 1942 में 93 आपका जो है लाख टन प्रोडक्शन हो रहा है, आपका मंगवाया नहीं जा रहा है बल्कि निर्यात किया गया था 1 लाख टन। और उसके बाद 1943 जब हमारा अकाल पड़ा था, यहाँ पर 76 प्रोडक्शन हुआ था, लाख टन प्रोडक्शन हुआ था। 3 लाख बाहर से मंगवाया भी गया था, उसके बावजूद भी यहाँ क्या है, हालात कैसे हो गए, अकाल जैसे हो गए। यहाँ ये 2 पिक्चर्स दे रखी हैं। ये जो पहली पिक्चर है ये है राहत केंद्र पर जो भूखमरी से पीड़ित लोग हैं उनको दिखाया जा रहा है कि राहत केंद्र बनाए गए थे, जिनको भूखमरी से पीड़ित लोगों को वहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई थी, राहत दी गई। अकाल के उस टाइम के अकाल के पिक्चर दिखाई गई कि लोगों के हालात देखो कैसे थे, मतलब किस हिसाब, कैसे इनके मतलब हड्डियां तक दिखने लग गई थी। मतलब देखो कुछ खाया पिया नहीं है तो स्किन आपकी मतलब उससे चिपक गई, एक तरह से कह सकते हैं हड्डियों से, मतलब एक ढांचा रह गया क्योंकि कुछ मिल ही नहीं पा रहा था। ये दूसरी जो पिक्चर है ये भी आपकी 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के जो चटगांव जिले में गाँव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार दिखा रखा है। क्यों, वहाँ अकाल पड़ गया, अब खाने पीने को कुछ नहीं है तो इंसान ऐसी जगह ढूंढेगा कि जहाँ खाने पीने को कुछ मिल जाए कहीं पर। तो ये पूरा परिवार क्या है, गांव को छोड़कर जा रहा है, परिवार की देख रहा है कि कहीं और उनको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएं। या देखो कितने बुरी तरीके से, आप देखो एक तरीके से उनकी बॉडी पर मतलब हड्डियों का ढांचा ही रह गया है। ये देखो ये दिखा गया है ना ये। तो ये तब के अकाल की कुछ पिक्चरें दी गई हैं, दिखाई गई हैं, ये हम देख ही चुके हैं, ये हम रिपोर्ट पढ़ चुके हैं। यहाँ एक कहानी है, इसको देख लेते हैं हम एक बार, इसको देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट वर्क है तो 9th क्लास के बच्चे इसे देख लेंगे बनाने के लिए कि भारत में अकाल संबंधी सूचना एकत्रित करें और उस पर प्रोजेक्ट बनाएं। पहले इसको देख लेते हैं फिर कहानी पढ़ेंगे। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा कि जैसा 1943 में अकाल पड़ा था बंगाल में, वैसा फिर कभी नहीं पड़ा। लेकिन यह चिंता का विषय कि आज भी अकाल जैसी, लेकिन एक्चुअल में आज भी ये चिंता का विषय कि आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप्त है कि लोग भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। प्राकृतिक आपदा और महामारियों के कारण भी खाद्य में जो है कमी आ सकती है। कि हालांकि वैसे अकाल जैसे हालात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आए या महामारी आए, जैसे आप कोरोना टाइम में देख सकते हो बहुत बुरे हालात हो गए थे, लोगों को शहर छोड़ के गांव की तरफ इसीलिए जाने लगे क्योंकि उनके काम वाम सब बंद हो गए थे। कई लोग वैसे ही मर गए थे, मतलब घर नहीं पहुंच पा रहे थे, मतलब काफ़ी आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ें हुई थी उस टाइम में। तो अगर आपदा आए, कोई महामारी आए, उसके कारण भी खाद्य में क्या है कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 जो महामारी की जो
विपरीत प्रभाव पड़ा। लोगों के आवागमन तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक है कि अगर ऐसे कुछ हालात हों तो हम क्या कर सकें, सभी को खाना उपलब्ध करा पाएँ। यहाँ रामू की कहानी है, पहले इसको हम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रामू की कहानी देखो, ये जो कहानियाँ होती हैं वो हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए ये कहानियाँ दी गई हैं इकोनॉमिक्स की बुक में। तो आप इनको ध्यान से सुना करें और समझा करें। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेती मजदूर के रूप में काम करता है। कि रामू जो है वो गांव में जो कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है और अनियमित खेती मजदूर है कि उसको नियमित रोजगार नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा जो बेटा है वो सोमू 10 वर्ष का है। उसका जो सबसे बड़ा जो बेटा है वो कितने साल का है, 10 साल का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाली पाली के रूप में काम करता है। कि वहाँ वो क्या करता है, वो गांव के सरपंच के यहाँ पर उनके पशुओं की देखभाल करता है, वहाँ वो भी काम करता है, रामू भी काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है, कि मतलब पूरे साल वो काम करता है सरपंच के यहाँ। उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं, कि पूरे साल काम करने के बाद उसे 1000 रुपये मिलते हैं, सोचो। रामू के 3 और बेटे हैं, मतलब और 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं, क्योंकि बड़ा बेटा ही 10 साल का, तो ऑब्वियस सी बात है वो छोटे हैं। वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई जो है करने और गोबर हटाने का काम अंशकालिक, मतलब थोड़े टाइम के लिए उसकी पत्नी भी काम करती है, मतलब गोबर वगैरह हटाने के लिए, पशुओं की सफाई के लिए ये भी काम करती है। उसे अपनी रोज़ाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिल जाता है। कि वो जो काम करती है, मतलब गोबर उठाने का या फिर वो पशुओं की सफाई का, तो उसके बदले में उसे पैसे ना मिल के उसे एक मतलब आधा लीटर दूध मिल जाता है, कुछ सब्जी वगैरह खाना या पका हुआ खाना मिल जाता है। इसके अलावा व्याप्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेतों में काम करती है। कि जब मौसम होता है, कि जब सीजन हो खेतों में काम करने का, तो उस टाइम वो खेतों में भी काम करती है अपने पति के साथ। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, उस टाइम उनकी आमदनी बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों खेतों में काम करते हैं। कृषि एक मौसमी कार्य है, ये हम इससे पहले वाले चैप्टर में देख चुके थे। तो कृषि क्या है, एक मौसमी कार्य है, जब मौसम के अकॉर्डिंग वहाँ काम होता है, जैसा सीजन होता है उसके अकॉर्डिंग। रामू को केवल बुबाई कि रामू को कब कब काम मिलता है, जब बुबाई का काम होगा तब पौधारोपण या फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने तक पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। कि मतलब पूरे साल में लगभग 4 महीने तक बेरोजगार रहता है। जब फसल बढ़ती है, पकती है, तब तक पूरे जो दूसरे कार्यों में काम की तलाश रहती है, तब तक उसे तलाश रहती है कि कोई और काम मिल जाए। कभी कभी उसे ईंट भट्टों में या गांव में चल रहे निर्माण कार्य में काम मिल जाता है। कभी कभी वो क्या करता है, ईंट के भट्टों पे काम कर लेता है, या गांव में कोई निर्माण कार्य चल रहा है, मतलब कोई पुल बन रहा है या किसी का घर बन रहा है, तो वहाँ मजदूरी का काम कर लेता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है कि वो अपने इन प्रयासों से या तो किसी चीज़ के रूप में, कि मतलब उसे अनाज मिल गया, कुछ और मिल गया, तो उसके रूप में कमा लेता है, या फिर वो क्या करता है, उसके परिवार मतलब नगद ले लेता है। तो वो इतना कमा लेता है कि जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या है, जुटा सके। कि 2 जून की रोटी के लिए वो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो जुटा पाता है, इतना वो कमा लेता है। बहरहाल जब तक कहीं काम पाने में असफल रहता है, तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कि जब उसको कहीं और काम ढूंढना पड़ता है और जब उसको नहीं मिलता तो उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अधिक कभी कभी उसे छोटे बच्चों को भूखे पेट भी सोना पड़ता है। कभी कभी हालात ये हो जाते हैं कि सोचो उसके बच्चे जो हैं वो भूखे सोते हैं। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के नियमित रूप से नहीं मिलती। कि मतलब उनको रोज या लगातार उनको दूध और सब्जियां नहीं मिल पाती, किसी दिन मिलती है, किसी दिन नहीं मिलती हैं। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रवृत्ति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित है। अब ये कहानी हमें क्या कह रही है, हमें ये बता रही है कि वो खाद्य असुरक्षित है, क्योंकि जब तक वो खेतों में काम कर रहा है तो वो सुरक्षित है, उसको खाना मिल पा रहा है। लेकिन जब वो 4 महीने जो आप खेती में काम नहीं कर पा रहा है, तो वो तब क्या है, वो खाने उसके बच्चे तक भूखे सो जाते हैं, उसको खाना नहीं मिल पाता बच्चों को, तो वो क्या है, खाद्य असुरक्षित है।
अब हमने पढ़ लिया कि खाद्य सुरक्षित क्यों, खाद्य सुरक्षा क्यों। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो खाद्य असुरक्षित है वो कौन है, कि कौन खाद्य असुरक्षित हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, कि अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो खाद्य और पोषण की दृष्टि से क्या है, असुरक्षित है, मतलब उनको पोषण नहीं मिल पाता या खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाते। परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं वो कौन हैं, वो भूमिहीन हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो लोग प्रभावित हैं। जो थोड़ा बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, जिनके पास बहुत कम जमीन है, वो भी क्या है, खाद्य सुरक्षित हैं। जिनके पास ना के बराबर जमीन है, जैसे थोड़ा बहुत एक टुकड़े के बराबर मतलब कह सकते हैं। पारंपरिक दस्तकार जो आपके कारीगर वगैरह होते हैं, जो ये मोची वगैरह लगा लो, ये सारे लोग, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग जो आपको पारंपरिक सेवाएं दे रहे हैं, वो लोग भी खाद्य सुरक्षित हैं। अपना छोटा मोटा काम करने वाले जो कामगार हैं वो भी असुरक्षित हैं। खाद्य निराश्रित तथा भिखारी, ये लोग भी क्या हैं, आपके खाद्य असुरक्षित हैं, कि मतलब इनको भी खाने की सुरक्षा नहीं है, इनको भी प्रॉपर खाद्य नहीं मिल पा रहा है। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं। और अगर वहीं हम बात करें शहरों की, तो शहरों में वो असुरक्षित परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसायों की, जो जहां कम पैसा मिलता है ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं, छोटे मोटे अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर जो है मौसमी कार्यों में लगे हुए हैं, कुछ लोग सीजन के अकॉर्डिंग उन्हें काम कर मिलता है, उन कामों में लगे हुए हैं। उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वो मात्र क्या है, जीवित रह सकते हैं, कि मतलब इतनी कम मजदूरी मिलती है उन्हें कि वो क्या कर पाते हैं, सिर्फ आपका जो जीवित रह सकते हैं, मतलब इतना कि हाँ उन्हें 2 टाइम का खाना मिल गया और वो जीवित रह पाए। यहाँ बीच बीच में आपके क्वेश्चन भी आए हैं, तो ये 9th क्लास के बच्चे इसको ज़रूर क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखें। जैसे अभी हमने जो कहानी पढ़ी थी उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, कि कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है, रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है, जब रामू बेरोजगार होता है तो वो क्या करता है। तो ये आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो 9th क्लास के बच्चे हैं इस पर ध्यान दें, इसको भी पढ़ें, ठीक है। 1 मिनट। तो हम ये देख चुके हैं कि खाद्य सुरक्षित कौन है, असुरक्षित कौन है। 1 मिनट है, यहाँ ये देख लेते हैं, कहानी को पढ़ते हैं पहले, अहमद की कहानी, ठीक है। अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है, कि मतलब जो अहमद है वो झुमरी तलैया से रिलेटेड है, मतलब वहाँ का है। और वो क्या है कि बेंगलोर में रिक्शा चलाता है, तो अब वो वहाँ पर अपने 3 भाइयों और 2 बहनें और बूढ़े माँ बाप हैं उनको लेके आ गया है वहीं पर। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के जो समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर डिपेंड करता है, कि उसका जो परिवार का पालन पोषण किस बात पर डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो प्रतिदिन कितना कमा रहा है रिक्शा चला के, उसी पर डिपेंड करता है, जितना वो कमा पाता है उसके अकॉर्डिंग। बहरहाल उसका रोज़गार सुरक्षित नहीं है, कि भाई जब उसको कस्टमर मिलेंगे जब तभी तो वो मतलब बिठा पाएगा, तभी तो वो पैसे कमा पाएगा। किसी दिन मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता, किसी दिन कम, किसी दिन ज़्यादा। उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है, कि जिस दिन ज़्यादा आप सवारी मिल गई उस दिन ज़्यादा पैसे, जिस दिन कम मिली उस दिन कम। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जो आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है, कि मतलब कभी कभी वो इतना पैसा कमा लेता है कि जैसे उसकी डेली की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं और थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता है। अन्य के दिनों में वह मुश्किल में उतना ही कमा पाता है, लेकिन कभी कभी वो मुश्किल से उतना ही कमा पाता है कि उसकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हों, जिससे वह दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद एक पीला कार्ड प्राप्त है, कि सौभाग्य की बात है या लकीली उसके पास एक पीला कार्ड है, जिसे हम येलो कार्ड कहते हैं। वो किनको मिलता है, जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो कार्ड बनता है, पीडीएस कार्ड, जो पीला कार्ड है, वो उन लोगों को दिया जाता है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोग हैं, जो गरीबों में भी गरीब हैं,
उन लोगों को ये कार्ड मिलता है, तो वो सौभाग्य से उसको मिला हुआ है, उससे वो राशन ले लेता है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक ज़रूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। इस कार्ड से उसको क्या मिल जाता है? सरकार की तरफ से गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल। अभी हम ये पढ़ेंगे कि पीडीएस क्या है, ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। उसे मतलब जो बाजार में मार्केट में जो ये राशन की चीज़ें मिलती हैं, उसे आधी कीमत पे वो उसको मिल जाती हैं। वह अपना मासिक भंडार इस विशेष दिन खरीदता है। किसी विशेष दिन वो अपने महीने का जो है वो राशन खरीदता है। जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है कि वो उसी दिन खरीदता है, क्योंकि जिस दिन वो दुकान खुलेगी राशन की उसी दिन वो खरीद पाएगा। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार को किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। कि वो क्या है, बहुत मुश्किल से अपनी परिवार का पालन पोषण कर पा रहा है। वो खाद्य सुरक्षित नहीं है, वो अकेला कमाने वाला है और इतने लोग उसकी क्या है, जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो कहानी हो गई अहमद की। अब उसी से रिलेटेड इधर क्वेश्चन है, तो जो 9th क्लास के बच्चे हैं इन क्वेश्चनों को देख लेना, ठीक है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। कि जो खाद्य पदार्थ हैं उसको खरीदने में असमर्थ होने के साथ साथ क्या है, आपका जो सामाजिक संरचना है वो उस पर भी जो खाद्य की दृष्टि से क्या है, लोग सुरक्षित है। रीज़न क्या है, जो सामाजिक जो संरचना है उससे, जैसे जो लोग SC ST के हैं वो लोग ऑलरेडी गरीब हैं और उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो उस वजह से भी मतलब वो एक सोसाइटी में कहते हैं ना कि लोअर उस पर भी हैं, उस वजह से भी उनको नहीं मिल पाता है। सर एक मिनट। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जो जातियों के कुछ वर्गों इनमें से जो है निचली जातियां का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है, या तो उनका जो है भूमि का आधार कमज़ोर होगा, या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र क्या हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित हैं। कि ये लोग क्या है, सबसे ज़्यादा असुरक्षित माने जाते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कि मतलब जो लोग या तो प्रकृति की वजह से आप चाहे जो आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा, उनकी वजह से या काम की तलाश में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कुपोषण से सबसे अधिक जो महिलाएं प्रभावित होती हैं, कि सबसे ज़्यादा कुपोषण के शिकार कौन होती है, महिलाएं होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। कि और ये एक गंभीर प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे पे भी इसका असर पड़ता है, अजन्मे बच्चे पे, कि अगर उसको प्रॉपर सही पौष्टिक खाना नहीं मिल पा रहा है तो वो बच्चे को भी इफ़ेक्ट करता है और कुपोषण का खतरा बना रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। कि सबसे ज़्यादा जो खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त कौन है, ये जो प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर जो दूध पिला रही महिलाएं वो हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो प्रॉपर जो डाइट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो इस वजह से भी हैं। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो भी। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा। कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे खाना भी नहीं मिल पा रहे, नहीं मतलब खाते, तो उससे भी वो खाद्य असुरक्षित हैं। और कई बार बच्चों को वो प्रॉपर डाइट फूड नहीं मिल पाता जो उनको नीड है, उनकी बॉडी को ज़रूरत है, उस वजह से भी क्या है, खाद्य असुरक्षित होते हैं बच्चे। देश के कुछ क्षेत्रों में जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं जहाँ गरीबी अधिक है और आदिवासी और सुदूर क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातित रूप से बहुत अधिक है। कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खाद्य असुरक्षित हैं, और रीज़न क्या है, गरीबी के कारण। यहाँ एक रिपोर्ट है, इसको देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण NHSS
1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिला और बच्चों की संख्या 11 करोड़ है जो खाद्य असुरक्षित हैं। ठीक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं ये हालात? आपके उत्तर प्रदेश हो गया, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी वाला हिस्सा, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको असुरक्षित पाए जाएंगे लोग गरीबी के कारण। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला दूसरा पहलू है। कि जो भुखमरी है वो हमें ये दिखाती है कि हम क्या हैं, खाद्य असुरक्षित हैं। अगर भुखमरी जैसे हालात हैं, ऑब्वियस सी बात है, भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। कि भुखमरी सिर्फ ये नहीं कि गरीब है इस वजह से भुखमरी हो रही है, ये गरीबी भी लाती है। इस प्रकार खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो सकती है। कि अगर हम खाद्य में सुरक्षित हो जाएंगे, कि हम इजीली भोजन मिल पाएगा, तो हम भुखमरी भी समाप्त हो जाएगी और भविष्य में जो भुखमरी का खतरा है वो भी कम हो जाएगा। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। कि जो भुखमरी है कई बार दीर्घकालिक होती है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक खिंच जाती है, और कई बार मौसमी आयाम भी होते हैं। आपके मौसम के अकॉर्डिंग जो है होती है आपकी भुखमरी की। थोड़े जब काम है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था खेतों का, कि खेतों में जब काम होता है तब तो उसको खाना, रामू को खाना मिल पा रहा है, तब 4 महीने उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर, तो जो हम दीर्घकालिक भुखमरी किसे कहेंगे? दीर्घकालिक भुखमरी है वो मात्रा, मतलब जो आपकी कितनी है उस लेवल पे, या उसकी क्वालिटी, उसके आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय, कि गरीब लोग क्या हैं, उनके पास बहुत कम, अत्यंत निम्न आय के कारण क्या है, जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण, कि वो खाने की चीज़ें प्रॉपर खरीद नहीं पाते, उसके कारण क्या है, दीर्घकालिक भुखमरी से वो ग्रस्त हो जाते हैं। ये तो हो गई हमारी दीर्घकालिक भुखमरी। और मौसमी भुखमरी हम किसे कहते हैं? मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं के मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। कि ये कहाँ होती है मौसमी, जो आपकी जो भुखमरी है वो होती है जब आपकी फसल उग रही है, जो कटने के चक्र से संबंध है। कि गाँव के जब क्रियाएँ होती हैं ये, तो मौसमी प्रकृति के कारण, या जो शहरों में जो अनियमित श्रमिक होते हैं या श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित जो निर्माण श्रमिकों को कम रहता है। कि जैसे बारिश के मौसम में लोगों के पास कम होता है शहरों में काम, क्यों? क्योंकि निर्माण कार्य कम होता है तो मजदूरी का काम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वो क्या है, भुखमरी जैसे हालात हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो जितना काम करेंगे तभी तो उन अपने खाने का जुगाड़ कर पाएंगे, वो लोग नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई भी जो आपका व्यक्ति पूरे वर्ष का जो कमा पाने में अक्षम हो रहता है। कि मतलब वो पूरे साल नहीं कमा पाता, कि कुछ कुछ टाइम में ही उसको काम मिलता है। तो ये सारा कुछ हम अहमद की कहानी देख चुके थे। असुरक्षित कौन है ये देख चुके थे। यहाँ आपको एक किसान दिखाया गया है, ये पंजाब का है। एक मिनट इसको देख लेते हैं। ये पंजाब का एक किसान है जो HYB, जो आपका हाई यील्ड जो वैरायटी के जो बीज हैं उनका प्रयोग करने के बाद HYB प्रकार वाले जो गेहूं के खेत के सामने है, जिस पर हरित क्रांति से आधारित है। कि ये जो इस टाइप के बीज हैं वो कब यूज़ किए गए थे? जब हरित क्रांति आई थी तब, और उससे क्या है, प्रोडक्शन बढ़ा था। ठीक है। यहाँ ये नीचे जो सारणी दी गई है वो हमें ये बता रही है कि भारत में मौसमी तथा साथ ही दीर्घकालिक जो भुखमरी के प्रतिशत में क्या है, गिरावट आई है। ये आपका
टाइम उसमें डेट के अकॉर्डिंग दे रखा है कि किस किस टाइम में ये गिरावट आई है इसमें। तो यहाँ ये पूरी सारणी दे रखी है। ये आपकी 1983 से शुरू है कि मौसमी बेरोजगारी 16.2 थी, दीर्घकालिक 2.3 थी और कुल टोटल मिला के दोनों कितनी थी 18.5। वहीं 1993 और 94 में ये मौसमी जो आपकी है वो 4.2 थी और दीर्घकालिक आपकी 0.9 थी और आपका टोटल जो हो गया वो आपका 5.1 हो गई। और ये 1999 से 2000 का आंकड़ा कह रहा है कि 2.6 मौसमी बेरोजगारी है, भुखमरी है और उसके बाद 0.7 आपकी दीर्घकालिक है और टोटल कुल अगर हम देखें तो आपकी कितनी है 3.3। तो ये तो आपका जो आंकड़ा है वो गांव का है। ऐसे ही शहरों का 1983 में आपका 5.6 आपका है भुखमरी और 8 मौसमी भुखमरी है और आपकी दीर्घकालिक 0.8 है और टोटल मिला के आपका कितना हो रहा है 6.4। ऐसे ही ये तीनों सालों का दे रखा है और आप देख रहे हो कि ये घटता हुआ ग्राफ है आपका, जो 1999 से लेकर के आपका 2000 तक का आपका जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है भुखमरी घटी है। अगला पॉइंट है हमारा, स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है कि जब हम फ्री हो गए, आज़ाद हो गए, फ्रीडम मिल गई हमें, तो हमारा लक्ष्य जो रहा वो क्या रहा कि हम क्या हैं खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो जाएं, इंडिपेंड हो जाएं कि हमें कहीं से खाने की चीज़ें लेना ना पड़े। रीज़न क्या था, क्योंकि इस टाइम में जब हम आज़ाद हुए थे तब हालात ये थे भुखमरी के कि 2 टाइम का खाना भी लोगों को नहीं मिल पा रहा था। ये सिचुएशन हो गई थी। आपके जो उस टाइम जो आपके आई थिंक प्राइम मिनिस्टर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री, आई थिंक तब की बात है, या तब ये उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मतलब हो सके तो हफ्ते में एक बार फास्ट रखें, जिससे कि जो लोग, जब आपका वो चल रहा था चीन के साथ युद्ध चल रहा था, भारत चाइना वॉर चल रहा था, तो उनको खाना नहीं मिल पा रहा था फौजियों को, तो इस वजह से कहा गया कि आप वीक में एक बार खाना छोड़ देंगे तो क्या मतलब कम से कम उनको खाना मिल पाएगा। तो ऐसे हालात थे उस टाइम जब हम आज़ाद हुए थे, तब की बात है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था। तो खाद्य में हम असुरक्षित थे। अमेरिका से भी हमने जो अनाज मंगवाया था, आयात करवाया था, तो उन्होंने इतना गंदा जो अनाज गेहूँ भेज दिया था हमें, वो भेज दिया था जहाँ वो उनके जानवर खाते थे, मतलब सूअर खाते थे, ऐसा हमें भेजा, हमारे साथ ऐसा किया था। तो सोचो क्या हालात थे। तो इंडिया ने सोचा कि हमें खाद्यान्न में क्या है आत्मनिर्भर होना है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय किए, कि उन्होंने काफ़ी सारे उपाय किए कि हम इंडिपेंड हो जाएं खाने के मामले में, कि हम इतना उत्पादन कर पाएँ कि हम अपना पेट खुद भरें। भारत ने कृषि में कई नई रणनीतियाँ अपनाई कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सके, जिसकी परिणति क्या निकली, हरित क्रांति। हरित क्रांति में हुई विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन, और सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था, गेहूं और चावल पे, कि सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि ये ऐसी क्रॉप्स थी जो सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली थी, इसीलिए इन पे ज़्यादा फोकस किया गया था हरित क्रांति में, इसके प्रोडक्शन में। इसको अंडरलाइन कर लेना ज़रूरी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप में दर्ज किया, कि जो हरित क्रांति है वो कितनी प्रभावी रही या प्रगति, उसको कैसे उन्होंने दिखाया, वो एक डाक टिकट पे वो है गेहूं क्रांति दिखाकर बताया, ये सारी चीज़ें दिखाया गया, मतलब एक तरीके से। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपाती नहीं थी, कि मतलब एक जैसा नहीं था, समानुपाती नहीं था प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, एक मिनट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि 58 और 33 करोड़ टन क्रम से, कि मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इतना करोड़ टन आपका प्रोडक्शन हुआ था। 2020 और 21 में है
वर्ष 2020 और 21 में कुल अनाजों का उत्पादन 310 करोड़ टन है। वर्ष 2021 और 22 में कुल अनाजों का उत्पादन 315 करोड़ टन है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 36 और 18 करोड़ टन क्रम से 2020 और 21 में है कि 36 करोड़ तो आपका उत्तर प्रदेश में हो गया और 18 आपका कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश में। दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 17 एवं 16 करोड़ टन क्रम से 20-21 में है कि मतलब इतना प्रोडक्शन हो गया था। तो हमने क्या किया कि खाद्य सुरक्षित होने के उसमें हमने क्या है, प्रोडक्शन बढ़ा दिया और हरित क्रांति आई। और हरित क्रांति में फोकस किन पे किया गया था, आपकी दो क्रॉप्स पे, आपका चावल और गेहूं पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा फोकस किन फसलों पे किया गया था, तो आपका गेहूं और चावल पे किया गया था। अब है भारत में खाद्य सुरक्षा, कि भारत में जो है खाद्य सुरक्षा के क्या हालात हैं, कौन तो खाद्य सुरक्षित है, कौन नहीं है। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा, कि जब हरित क्रांति आ गई 70 के दशक में मौसम की विपरीत स्थिति रही। हालांकि मौसम या तो बारिश नहीं हुई या हुई तब भी मतलब क्या है, फसल अकाल जैसे हालात नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने इतना प्रोडक्शन कर लिया था कि खाने की उपलब्धता बन पाई थी। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बना रहा है, कि भारत में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी फसलें उगाई जा रही हैं, उसके कारण 30 वर्षों के दौरान जो है खाद्यान्नों के मामले में भारत क्या बना रहा, आत्मनिर्भर बना रहा, कि कहीं से मंगवाना नहीं पड़ा। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हुई, कि अगर देश में हालात भी खराब है मौसम की वजह से या कोई और भी किसी भी कारण से, उसके बावजूद भी खाद्य सुरक्षा बनी हुई। क्यों? सरकार के द्वारा सावधानीपूर्वक ऐसे ही खाद्य सुरक्षा तैयार की गई थी। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, कि ये व्यवस्था किस तरीके से काम करती है। तो इसके दो घटक हैं कि सरकार कैसे वर्क करती है। तो पहला है आपका बफर स्टॉक और दूसरी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस कहते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में पीडीएस के बारे में। तो यहाँ दो तरीके से काम करती है सरकार की, इसके दो घटक हैं जिससे हम खाद्य सुरक्षित हो पाए। वो कैसे हो पाए हैं, वो है हमारी बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, बफर स्टॉक क्या है, आपका जो पीडीएस क्या है, खाद्य जो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो क्या है। यहाँ आपको जो ये ग्राफ दिखाया गया है, ये आरेख दिखाया गया है, ये भारत में अनाज की उपज है जो बढ़ती हुई दिख रही है। आपको ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, करोड़ टन में दे रखा है। तो आप देख रहे हो कि आपका 2020 और 21 में आपका कितना बढ़ गया था, 315 करोड़ टन हो गया था। तो हर साल आप देख रहे हो बढ़ रहा है। आपका 15-16 में घटा है हालांकि, लेकिन फिर भी उतना नहीं घटा उसके बावजूद भी। और यहाँ आपका बड़ा है, आपका लास्ट जो 20-21 में है, तो 20-21 के आंकड़े के अकॉर्डिंग क्या है, आपका बढ़ता चला गया है। ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये कृषि निगम और किसान के कल्याण विभाग से ली गई वार्षिक रिपोर्ट है, जो हर साल तैयार होती है रिपोर्ट ये। और 20-21 से लेके आपको 23 तक की है। ये आपका चौथा अनुभाग है ये, कि हमने कहाँ से ये। अब आते सबसे पहले बफर स्टॉक, कि बफर स्टॉक क्या होते हैं। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। कि बफर स्टॉक हमें उसे कहते हैं जो भारतीय खाद्य सुरक्षा निगम के माध्यम से, इस निगम के माध्यम से क्या है, ये सरकार द्वारा अधिप्राप्त मतलब जो बचा हुआ अनाज है, गेहूं और चावल, उसका भंडार है, उनको हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक। की सरकार क्या करती है, किसानों से अनाज खरीद लेती है और उसको स्टोर करती है। और ये काम कौन करता है, आपका भारत जो खाद्य निगम करता है। क्यों करते हैं ये स्टॉक? ताकि ज़रूरत पड़े तब मिल सके या बांट सकें। तो यहाँ ये क्या करती है, जो बचे हुए अनाज को ये खरीदती है, गेहूं चावल का भंडार करती है। कौन? सरकार। अब वो क्यों खरीदा जा रहा है, वो हम ही को देने के लिए, कि सस्ते उस पर हमको दिया जाए कि जब हमें ज़रूरत हो।
भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में से किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है कि वो जहां बहुत ज़्यादा लोग मतलब खाने के लिए मतलब बेचने के लिए जो प्रोडक्शन कर रहे हैं अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों से खरीदते हैं गेहूं और चावल। और किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं कि मतलब उनको किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही जो आपका एमएसपी पे कि इतने पे सरकार आपकी खरीदेगी वो उस कीमत पे क्या है ये लोग जो कीमत पहले से ही घोषित कर दी कि इतने में हम आपसे अनाज खरीदेंगे, आप मतलब प्रोडक्शन कर लो और सरकार आपसे अनाज लेगी। इसे हम क्या कहते हैं, इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है कि पहले से इसको अंडरलाइन कर लेना, किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है कि अगर हम पूछें कि न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या है तो जो हम पहले से कीमत घोषित कर देते हैं कि इतने में ये चीज़ ली जाएगी तो वो हमारा क्या हो गया, न्यूनतम समर्थित कीमत हो गया हमारा। तो इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें या उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुवाई के मौसम से पहले ही क्या है सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है कि लोग मतलब क्या है प्रोत्साहित हों और प्रोडक्शन ज़्यादा करें। इस उद्देश्य से वो पहले से ही बुवाई के मौसम से पहले ही क्या है सरकार घोषणा कर देती है कि हम इतने कीमत पे क्या है इस क्रॉप को खरीदेंगे, इस फसल को खरीदेंगे। तो ये सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत है उसकी घोषणा कर दी जाती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। और अब सरकार क्या करेगी, अब इतना खाएगी तो नहीं ना सरकार से मतलब जो लोग हैं नेता क्या इतना तो खा नहीं जाएंगे। वो क्या करते हैं, वो सरकार इनका खाद्य भंडारों में रखती है इनको ताकि ज़रूरत पड़े जब हमें ही मिल जाए वो। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, कि सरकार इन बफर स्टॉकों को क्यों बनाती है कि भाई क्या ज़रूरत पड़ी उन्हें कि सरकार किसान से खरीदे उनको और फिर उनको स्टोर करे, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के जो गरीब वर्गों में बाजार कीमत से जो है कम कीमत पर अनाज वितरण के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये चीज़ें इनका प्रोडक्शन नहीं होता है, वहां पर या जो गरीब लोग हैं उनको बाजार से कम कीमत पर अवेलेबल करवाया जाए। इस वजह से क्या है सरकार इनका स्टोर करती है या इनको स्टोर करके रखती है, वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना ज़रूरी है कि ऐसे कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाज़ार की कीमत, तो यहाँ से जो बाज़ार की कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है, इस कीमत को हम क्या कहते हैं, निर्गम कीमत कहते हैं कि जो हमें बाज़ार की कीमत से भी कम कीमत पे कि सरकार क्या है वो उसको खरीदती थी और उतनी वैल्यू पे मतलब किसान से जो उसका जो भी मतलब लागत लगी उससे ज़्यादा पे ही उसको खरीदती है और फिर उसको कम कीमत पर जो खरीदी गई है उस कीमत पे नहीं, उससे भी कम कीमत पे वो अगर देती है, अवेलेबल करवाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, निर्गम कीमत कहते हैं। तो यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लेना। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में मदद करता है। ये जो बफर स्टॉक है हमें किस चीज़ में हेल्प करता है कि मान लो कहीं पर मौसम खराब हो गया, वहाँ बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, आपका जो भूकंप आ गया या कह सकते हैं कि सुनामी आ गई, तो वहाँ ये चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती है। अनाज की कमी अगर हो जाती है तो ये हमें उस समस्या को हल करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका सिस्टम है वो क्या है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। यही क्या है, हमारा पीडीएस है कि जो भारत खाद्य निगम क्या है, जो आपके जो निगम है या ये संस्था है वो क्या करती है, ये अधिप्राप्त मतलब जो बचा हुआ अनाज है जो लोग मतलब व्यापार के लिए पैदा करते हैं या कह सकते हैं कि खाने को उनकी ज़रूरत के बाद जो बचता है उस अनाज को जो बेचते हैं उसको क्या है सरकार खरीदती है। और सरकार विनियमित राशन जो राशन की दुकानें होती हैं
उनके माध्यम से, दुकानों के माध्यम से समाज के उन लोगों तक मतलब इस चीज़ को पहुंचाते हैं, राशन को, जहां गरीब लोग हैं उनको बांटने का काम करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस कहते हैं। तो यहाँ तक अंडरलाइन कर लेना कि भारत खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनिमय राशन के दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांव, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। अब आप देखोगे ज़्यादातर, और आज के टाइम आजकल तो पूरा राशन ही फ्री, सबको ही फ्री मिल रहा है जब से कोरोना चला है तब से, उसके बाद से ही। तो ये जो राशन की दुकानें हैं हर गांव, शहर, कस्बों में हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें, इसको अंडरलाइन कर लेना। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, इन राशन की दुकानों को क्या कहा जाता है, उचित दर। ठीक है। चीनी, इनमें क्या क्या मिलता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल के भंडार होते हैं। आजकल के टाइम पे तो मिट्टी का तेल नहीं मिलता क्योंकि यूज़ भी नहीं करते, आपको जो सब्सिडी उस पे गैस पे मिल जाती है, पहले मिलता था। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार, जिसके पास राशन कार्ड है, कोई भी ऐसा परिवार है, वो प्रति माह इनकी एक अनुबंधित, मतलब जो फिक्स्ड होती है, अनुबंधित मात्रा में, जैसे 35 किलोग्राम अनाज और 5 लीटर मिट्टी का तेल और 5 किलोग्राम चीनी आदि, मतलब ऐसे बांटी जाती है। निकटवर्ती राशन की दुकान से आप खरीद सकते हो, मतलब कम उस पे बाजार रेट से कम कीमत पे खरीद सकते हो। यहाँ ये क्वेश्चन है आपके, इसको देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन। राशन कार्ड आपके जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है निर्धनों में भी, निर्धन लोगों के लिए, जिसे हम अंत्योदय कार्ड कहते हैं, कि जो गरीबों में भी गरीब हैं उनको हम कहेंगे अंत्योदय कार्ड। और जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं, कि मतलब जो निर्धन हैं, जो गरीब है, गरीबी रेखा की एक लाइन होती है, बाउंड्री लाइन, उससे भी गरीब, मतलब गरीब से गरीब, वो होता है बीपीएल कार्ड। और एक होते हैं अन्य लोगों के लिए, जिसे हम एपीएल कार्ड कहते हैं, कि जो लोग गरीब हैं मतलब। तो ये 3 तरीके के कार्ड होते हैं राशन कार्ड। ठीक है, यहाँ ये राशन की दुकान दिखा रखी है, आपको देखोगे ये राष्ट्रीय उत्पादन एवं वितरण योजना उचित दर राशन की दुकान। ठीक है, ये दिखा रखा है यहाँ, ये राशन देखो बांट रहा है, ये दिया जा रहा है, तोला जा रहा है, यहाँ ये लाइन लगी हुई है। आपने देखे भी होंगे कई जगह, मतलब राशन की दुकानों पे लाइन लगी रहती है। 1 मिनट। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। कि जो भारत में ये राशन व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, जब बंगाल में अकाल पड़ा था, उसकी टाइम से, मतलब उसकी पृष्ठभूमि में, जो 1940 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति से पहले, मतलब जो है, भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। कि जब हरित क्रांति हुई, उससे क्या है, उससे पहले जो भारी संकट आया, खाद्य संकट, उसके कारण 60 के दशक में क्या है, ये राशन की दुकानें पुनर्जीवित की गई थी। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। कि 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए, उनमें से कौन कौन सा है। पहला है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पहले से ही था लेकिन उसे और मजबूत किया गया। कि ये प्रणाली पहले से ही थी लेकिन इसको और स्ट्रॉन्ग किया गया था, पहला काम। दूसरा है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। ये क्या होती हैं, ICDS, जो प्रायोगिक जो आधार पर 1975 में शुरू की गई थी, ये एकीकृत बाल विकास सेवाएं। और काम के बदले अनाज, ये FFW 1977-78 में प्रारंभ की गई। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए थे, कि और भी कई सारे नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए थे, और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कई सारे, मतलब जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जो गरीबी को ख़त्म करने वाले कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
पीएपी जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में और ज़्यादातर कहाँ है, गांव में। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी हैं, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन जो आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पीडीएस है, आपका जो दोपहर का भोजन जिसे हम क्या कहते हैं, मिड डे मील है, आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर पीएपी भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। ये कुछ एक्टिविटी है, तो ये आप देख लेना करके। अब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति कि आज क्या हालात हैं इस प्रणाली के, जो आपकी पीडीएस सिस्टम है उसके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है कि अगर हम इसे देखें तो भारत सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी कि शुरुआत में जब पीडीएस आई थी तो वो सबके लिए थी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें गरीब लोग ही हैं, मतलब सबको राशन उपलब्ध कराया गया था कम कीमत पर। उसके बाद क्या हुआ, सबके लिए थी और निर्धन और गैर निर्धनों के बीच कोई भेदभाव नहीं था, कि मतलब सबके लिए, कि गरीबों के लिए भी और जो गरीब नहीं है उनके लिए भी ये था सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बाद के वर्षों में जो सार्वजनिक जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए, कि बाद में क्या किया, इसमें कुछ बदलाव किए गए, उसके लिए संशोधित किया गया था 1992 में। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लेना, जिसे हम आरपीडीएस कहा जाता है, रिवैम्प्ड जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें कुछ सुधार किए गए थे कि दक्ष और अधिक लक्षित की हमारे इम्पोर्टेंट कौन लोग हैं, मतलब जो गरीब हैं उनको दिया जाए, किनको, तो उसमें कुछ संशोधन करके 1992 में देश के 1700 ब्लॉक की ऐसे ब्लॉकों को ढूंढा गया था। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य दूर दराज तथा पिछड़े सार्वजनिक क्षेत्रों को वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना था, कि ऐसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं या दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां मतलब इजीली चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, इनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उनको फोकस किया गया। वो कितने थे, आपके 1700 थे। तो इनको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, कि आपका जो आरपीडीएस कब आया था, आपका आरपीडीएस आया था 1992 में। इनमें कितने ब्लॉकों को वो किया गया था, लक्षित किया गया था, आपका 1700 ब्लॉक थे आपके जो थे। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए और फिर इसमें और सुधार किया गया था। जून 1997 में ये क्या किया, सभी क्षेत्रों में जो गरीब हैं उनको लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम क्या कहते हैं, टीपीडीएस, प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धन और गैर निर्धनों के लिए विभेदिक कीमत नीति निर्धारित की गई थी, कि ये जो आपका टीपीडीएस आया था उसमें आपको गरीब और गैर, मतलब जो गरीब नहीं थे या निर्धन और गैर निर्धन, उनके लिए विभेदक मतलब डिफरेंस लाया गया, कि जो गरीबों के लिए कम कीमत थी और जो गरीब नहीं थे उनके लिए ज़्यादा थी। जैसे मान लो गरीबों को 2 रुपये केजी आपका मिल रहा है, तो वो चीज़ आपको जो गरीब नहीं है उनको 5 रुपये केजी में मिलेगी। इस हिसाब से मतलब डिफरेंस किया गया था। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं आई, 2 विशेष योजना भी आई, एक अंत्योदय अन्न योजना, एक अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रम से गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब है। जो अंत्योदय अन्न योजना, उनको ये फैसिलिटी दी गई थी, जो लोग गरीबों से भी गरीब हैं, सर्वाधिक गरीब लोग हैं उनको ये दिया गया था। दूसरा जो अन्नपूर्णा योजना थी, ये उन लोगों के लिए थी जो दीन वरिष्ठ नागरिक है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो एज लोग हैं या जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए, जो गरीब हैं और बूढ़े हैं उन लोगों को लिए आई थी अन्नपूर्णा अन्न योजना। समूह पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन कौन कर रहा है, ये कहाँ से संचालित हो रही है, इनका संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश 4.3 जो सारणी है उसमें दिखाया गया है।
एक मिनट पढ़ भी लेते हैं इसको। ये क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या के योग्य परिवारों में इसको क्या किया गया था, वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। सारणी कहाँ है, एक मिनट 3 ये रही आपकी। तो यहाँ ये दिखाई गई है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये आपकी, हाँ, ये आपका जो निर्गम कीमत है, ये अद्यतन मात्रा है, ये लक्षित समूह है कि किन किन को फोकस किया गया था। इस तरीके से सारणी दे रखी है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना है एक बार। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 तक ये सर्वजन मतलब सभी के लिए था, और गेहूं और चावल मतलब इस रेट पे दिए गए थे। फिर संशोधित किया गया था 1992 में, तो पिछड़े ब्लॉक में दिया गया था, और ये 20 किलोग्राम खाद्यान्न था, और आपका जो है गेहूं और जो चावल है इस रेट पे दिया गया था। उसके बाद लक्षित वितरण प्रणाली आई थी, ये 1997 से 2000 तक जो क्रियान्वयन चला था इसका, और ये निर्धन और गैर निर्धन BPL और जो APL उसमें बांटा गया था। 35 किलोग्राम जो है इसमें वो दिया गया था, अनाज वगैरह जो भी देना था। यहाँ दिखा रखा है BPL वालों को जो है गेहूँ 4.15 रुपये kg, जो चावल है 5.65, और APL वालों को देखो कीमत बढ़ी हुई है 6.10 और 8.30 दे रखा है। मतलब इस तरीके से ये चेंजेस आते चले गए, बदलाव आते चले गए। जो अंत्योदय अन्न योजना है ये 2002 में आई थी, सबसे निर्धनों में निर्धन उनको दिया गया था 35 किलोग्राम जो है खाद्यान्न दिया गया था, 2 रुपये और 3 रुपये आप गेहूँ और 2 रुपये आपका चावल, 3 रुपये चावल और 2 रुपये गेहूँ। अन्नपूर्णा योजना है ये 2000 में आई थी, ये दीन वरिष्ठ जो वृद्ध जो बूढ़े जो गरीब हैं उनके लिए थी। ये 10 किलोग्राम खाद्यान्न था, ये निःशुल्क थी मतलब फ्री। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया आपका 2013 में, और इसमें क्या है, योग्य परिवार जो मतलब एलिजिबल हैं इस चीज़ को लेने के लिए, जो गरीब हैं उनको 5 रुपये प्रति व्यक्ति माह के अकॉर्डिंग आपका 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये जो आपका चावल, और जो मोटा अनाज वगैरह है वो 1 रुपये, उसके हिसाब से बांटा गया। और ये जो आपकी रिपोर्ट है वो आपका, एक मिनट, BPL निर्धनता रेखा से नीचे और APL निर्धनता रेखा से ऊपर के लोगों के लिए कार्ड होता है, BPL और APL। और ये स्रोत कहाँ से लिया गया है, इसको भारतीय खाद्य निगम 2020 की रिपोर्ट है, भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो यहाँ हमने इसको देख लिया, एक मिनट, सारणी को हमने देख लिया है, ठीक है, कि क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या प्रभाव रहा। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य के अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों में की, जहां अधिशेष क्षेत्र हैं जहां पर अनाज की अधिशेष है, उससे क्या है, कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की जो व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कि जहां ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वहां से उस अनाज को लेकर के ऐसे क्षेत्रों में पूर्ति की गई थी जहां पर खाद्यान्नों का कम प्रोडक्शन हो रहा है या जहां कम है। तो अकाल या भुखमरी जैसे हालात हैं उसकी व्यापकता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है, कि कीमतें मतलब बदलती रही हैं, संशोधित होती रही हैं। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्त से खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है। कुछ वर्षों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की गई है। FCI के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कहीं जो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिए गए आरेख में 4.2 में केंद्रित पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और उसकी मौजूदा जो
मापदंड है उसमें अंतर को दिखाया गया है। एक मिनट, कि देखो हर चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। आज हालात ये हैं कि कहीं कहीं पर जो है खाद्यान्न जो है ये एफसीआई के भंडार हैं वो अनाज से भरे पड़े हैं और उनको कौन खा रहे हैं, चूहे ही खा रहे हैं, मतलब सही से अरेंजमेंट नहीं किया गया है। यहाँ अंत्योदय अन्न योजना के बारे में दे रखा है, इसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में ये योजना क्या है। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धन रेखा से नीचे के परिवारों में करोड़ लोगों की पहचान की गई। मतलब करोड़ लोगों को पहचाना गया जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऐसे लोगों की पहचान की गई है। और ये कितने लोग थे, ये करोड़ लोग थे। संबंधित राज्य के जिस राज्य से भी वो रिलेटेड हैं, ग्रामीण विकास विभागों ने जो है गरीबी रेखा के नीचे गरीब परिवारों का सर्वेक्षण के द्वारा चुना कि ये लोग गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। उनको 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक जो पात्र परिवार है, जो भी एलिजिबल फैमिली है, उसको प्रत्येक परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में मतलब जो 25 किलोग्राम से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 35 किलोग्राम कर दी। कि शुरुआत में 2000 में जब ये आया था तब 25 किलोग्राम थी और इसको बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया। कब? 2002 में। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए। इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। कि अब इसमें शुरुआत में 1 करोड़ थे और अब कितने हो गए, 2 करोड़ लोग हो गए। यहाँ एक और है, सब्सिडी क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। तो सहायकी या सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए दिया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जाता है। कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है वो फिर भी आपको कम में उपलब्ध कराई जाती है सरकार के थ्रू, या तो डायरेक्ट आपको पे कर दिया जाता है या आपको वो एक तरीके से छूट दे दी जाती है। तो ये हमारी क्या है, सब्सिडी है। ठीक है, यहाँ ये आपका खाद्य निगम 2020 और 21 के बफर स्टॉक का स्तर है जो जुलाई 2017 से माननीय है। कि किस तरीके के दिखाया गया है आपका। ये न्यूनतम बफर स्टॉक का स्तर है, करोड़ टन चावल और गेहूं के मानक दिखा रखे हैं। ये ब्लू लाइन है वो एक्चुअल स्टॉक है और जो आपका रेड लाइन है वो बफर नॉर्म है कि ये होने चाहिए और हालात ये हैं मतलब। ठीक है, एक मिनट। वर्ष 2022 में केंद्रीय पूल के पास 159 लाख मिलियन टन गेहूं हैं। 159 लाख टन गेहूं और 104 लाख मिलियन टन चावल का भंडार था जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। कि ये मतलब जितना न्यूनतम बफर प्रतिमान होना चाहिए उससे भी ज़्यादा स्टोर कर रखा है। वो क्या होगा, वो सड़ेगा, गलेगा ही। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहता है। सरकार द्वारा शुरू की गई है विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ है। अनाज वितरण के हालात सुधरे हैं, पहले से ज़्यादा सुधर गए। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉकों का भंडार बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। कि ये बर्बादी का कारण है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, वहाँ पर अनाज पड़े पड़े सड़ रहा होता है या उसे चूहे ही काट रहे होते हैं। मतलब उसकी गुणवत्ता में उसकी क्वालिटी में भी कमी आ जाती है और फिर वो अगर लोगों को देंगे तो फिर वो लोगों के काम का थोड़ी है। तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी है। और न्यूनतम समर्थित कीमत कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से जो है विचार करना चाहिए।
वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख जो अनाज खाद्य उत्पादक राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है कि ये हुआ क्यों है। ये ऐसे राज्य जो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, आपके पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, उनके दबाव डालने की वजह से ही ये चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा चूँकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिमी बंगाल में मुख्यतः 2 फसलें जो हैं आपकी गेहूँ और चावल तक सीमित है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेष खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों को किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं के उत्पादन की ये जो न्यूनतम समर्थित मूल कीमत दी जा रही है इन फसलों पर, इस वजह से क्या है कि लोग क्या है मोटे अनाज उगाने की बजाय अब इन्हीं गेहूं और चावलों को क्या है उगा रहे हैं। तो उन जो मोटे अनाजों की जो है कमी खेती समाप्त कर लोग क्या है धान सबसे ज़्यादा जो आपके चावल और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित हुए हैं। अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू भी घट जाएगी उसकी। जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है और धान की खेती के लिए सघन सिंचाई के पर्यावरण और जल स्तर में भी गिरावट आई है। क्या क्यों सिंचाई की वजह से जो पर्यावरणीय जल स्तर में क्यों सिंचाई के कारण क्या है भूमि जल जो है समाप्त होता जा रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में सिंचाई कर रहे हैं उस वजह से, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को भी बनाए रखने में क्या है खतरा हो गया है। यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, ये जो आपका किसान हैं वो आपके खाद्यान्न ले जाते हुए किसानों को दिखाया गया है। यहाँ पर ये आपके खाद्यान्न जो चीज़ उनको ले जा रहे हैं, 1 मिनट, ये भर के देखो बोरों में ये, ठीक है, ये भर रहे हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं एक बार। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार के खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। इससे क्या हुआ है एफसीआई की जो बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत से ने इसे और क्या है बढ़ा दिया है। एनएसएसओ ने नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार 558 रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004-05 से घट करके कितनी हो गई है 5.9 किलोग्राम, और वर्ष 2011-12 ये जो है आपका वर्ष 2011-12 में हो गया है। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति जो प्रति माह चावल की जो खपत है वो कितनी हो पाती है 4.71 किलोग्राम से घट करके अब 4.49 किलोग्राम हो गई है। और 2000 ये कब हुई है 2011-12 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत 2004 और 5 से 2011-12 तक ग्रामीण भागों में दुगनी हुई है और नगरीय भागों में 66% बढ़ी है। पीडीएस गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत 2005 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दुगनी हो गई है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाज़ारों में बेचना, राशन की दुकानों में घटिया अनाज बेचना, कि अब ये लोग क्या करते हैं कि मतलब जो ये पीडीएस की वहाँ से जो पीडीएस के थ्रू जो आ रही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू जो अनाज आ रहा है उसको क्या करते हैं वो लोग खुले बाज़ारों में बेचते हैं। राशन की दुकानों पे क्या करते हैं घटिया जो है अनाज वो पहुँचाते हैं। अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना, और कई बार तो ये दुकानें भी कभी कभी खोलते हैं, मतलब कभी कभार खोलते हैं, कभी कभी रोज़ नहीं खोलते, खोलना और उपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, कि मतलब ये चीज़ें तो आम हो गई हैं कि घटिया अनाज पड़ा रहता है और कभी दुकानें भी खुलती नहीं है प्रॉपर, जो बिक नहीं पाता है। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें, किसमें पीडीएस में। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती हैं तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है, और जब राशन की दुकानें ने बेच नहीं पा रही हैं तो क्या स्टॉक जो है इन गोदामों में पड़े पड़े सड़ता है। क्या होता है क्योंकि लोग क्यों खरीदेंगे ख़राब को।
तो विशाल स्टॉक जमा हो जाते हैं। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड जो था उसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का निश्चित कोटा था। ये प्रत्येक परिवार एक निश्चित परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचते थे। एक मिनट। आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले ये नहीं थी। कि पहले ये जो आज आप 3 टाइप के कार्ड अभी हमने ऊपर पढ़े थे वैसे देखते हैं, पहले ऐसा नहीं था। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते हैं। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। उनमें निम्न आय वर्ग के जो है परिवार शामिल थे। उनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब 3 जो आपकी भिन्न कीमतें वाले जो टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है, कि मतलब ज़्यादा छूट नहीं मिलती। ये जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है उसकी वजह से तो लोग उतना खरीदना भी पसंद नहीं करता। एपीएल परिवार के लिए कीमतें लगभग उतनी ही हैं जितनी मार्केट में मिल रहे हैं, तो वो क्यों राशन की दुकानों से खराब वो खरीदेंगे। ऊंची हैं और जितनी खुली बाज़ारों में, इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों को खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है कि फिर वो क्यों ही खरीदेंगे इन दुकानों से। अगला टॉपिक है हमारा सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका की। इन जो सहकारी समितियों की क्या भूमिका होती है हमारी खाद्य सुरक्षा में। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कि ये समितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं खाद्य सुरक्षा में। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। ये लोग क्या करती हैं, ये समितियां क्या करती हैं कि ये जो निर्धन लोग हैं उनके लिए खाद्यान्न की जो बिक्री के लिए कम कीमत वाली जो कम दुकानें खोलती हैं। उदाहरणार्थ हम एग्जाम्पल लें तो तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% जो है सहकारी समितियों के माध्यम से ही क्या हैं ये दुकानें चलाई जा रही हैं। कि इनको चलाने का काम कौन कर रही हैं, आपकी जो सहकारी समितियाँ। कितने परसेंट, 94%। और जो दिल्ली में हम एग्जाम्पल लें, दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने तेजी से प्रगति कर रही हैं। ये देखो सहकारी समितियां एक्चुअल में होती क्या है। ये एक समिति बना दी जाती है, उसके थ्रू जो है एक कीमत फिक्स कर दी जाती है कि इतने कीमत पर चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, मतलब मार्केट में अवेलेबल कर पाई जाएंगी उस हिसाब से। ठीक है। उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही हैं। गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादों में अमूल एक सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। और उसी तरीके से गुजरात में कौन सा चलता है, अमूल। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और उनके उदाहरण हैं जिन्हें समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करवाई है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमिक ऑफ डेवलपमेंट साइंस जिसे एडीएस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना की। महाराष्ट्र में क्या है, अनाज बैंक खोले गए कि वहाँ पर अनाज स्टोर किया गया है, जब ज़रूरत होती है तब वो लोग अपना अनाज निकाल लेते हैं। तो ये किसने स्टार्ट किया, ये महाराष्ट्र में एक अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। एडीएस और गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। कि ये जो बैंक हैं धीरे धीरे महाराष्ट्र के जो और भी इलाके हैं उनमें भी खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिशें रंग ला रही हैं। कि ये जो कोशिश की जा रही है वो रंग ला रही हैं। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में क्या है, स्वीकृति मिली है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब यहाँ इसका हम सारांश देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो चैप्टर का सारांश है वो क्या है। ठीक है।
किसी भी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है। कि हम कब कहेंगे कि हम खाद्य सुरक्षित हैं, जब हमें पोषक भोजन मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, सिर्फ इतना ही नहीं, पोषक। सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य हो, कि सभी लोग क्वालिटी वाला जो है खाद्य खरीद पाएँ, उसकी सामर्थ्य हो, और भोजन तक पहुँच में कोई अवरोध ना, और उस तक पहुँचने में मतलब खाने तक पहुँच में कोई रुकावट ना हो। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोगों खाद्य की दृष्टि से सदैव ही क्या है, असुरक्षित रहते हैं। हमेशा ही जो निर्धनता रेखा गरीब हैं वो लोग खाने से असुरक्षित रहते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन जो संपन्न लोग हैं वो आपदाओं में मतलब ऐसी प्रॉब्लम आती है तब खाद्य सुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है। सबसे अधिक जो प्रभावित है वो कौन है? सामूहिक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कामों में लगे लोग, या शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियमित श्रमिक हैं। ये लोग क्या हैं? खाद्य असुरक्षित हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहां बहुत अधिक गरीब हैं, जनजाति वाले व दूरस्थ, और ऐसे क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसके 2 घटक हैं। हमने 2 घटकों के बारे में भी पढ़ लिया था, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल है। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं जैसे एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सहकारी समितियां, गैर सहकारी संगठनों में इस दिशा में तेजी से क्या है, काम हो रहा है। तो इस चैप्टर में हमने ये सब कुछ पढ़ा था। तो हमारा ये चैप्टर खत्म है, और इस चैप्टर के खत्म होने के साथ ही हमारी जो 9th क्लास की इकोनॉमिक्स है वो हमारी खत्म हो जाती है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।